नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने अमेरिका भूगोलवेत्ताओं के बारे में जो सीरीज चल रही थी उसे हमने फिनिश किया है। उसे हम अमेरिकन स्कूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं एक नए स्कूल की जिसका नाम है आधुनिक रूसी भूगोल यानी कि रशियन स्कूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि रशिया में किन किन भूगोलवेत्ताओं ने कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। रूस विश्व का विशालतम आकार वाला देश है। दोस्तों, आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस ही है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में आपको पता है चाइना है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का नंबर 7वां आता है और जनसंख्या के मामले में दूसरा आता है। तो ये रूस विश्व का विशालतम आकार वाला देश है जिसके विभिन्न भागों में विविध प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर बड़ा देश होगा तो उसके अलग अलग भागों में अलग अलग विशेषताएं ही पाई जाएंगी। ठीक है, रूस में 18वीं शताब्दी के मध्य में यानी 1758 से ही व्यावसायिक भूगोल का आरंभ हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमर्शियल ज्योग्राफी की शुरुआत होती है। रूस में भूगोल के सैद्धांतिक पक्ष पर कम ध्यान दिया गया है और भौगोलिक ज्ञान को मुख्य रूप से व्यवहारिक विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है दोस्तों, व्यवहारिक विज्ञान का मतलब ये होता है कि जो वर्तमान की समस्याओं के समाधान से जुड़ा होता है। जैसे आज कोई समस्या चल रही है तो उसके समाधान के लिए जो विज्ञान काम करता है वह व्यवहारिक विज्ञान है। और सैद्धांतिक पक्ष का मतलब होता है जो केवल किताबी बातें होती हैं, वो सैद्धांतिक बातें होती हैं। ठीक है, तो किया जाता रहा। 16वीं और 17वीं शताब्दी में राज्य विस्तार के उद्देश्य से अनेक खोज यात्राओं का आयोजन किया गया कि हमारे देश का विस्तार हो, जिनके माध्यम से मध्य एशिया, उत्तरी साइबेरिया और सुदूर पूर्वी भाग की खोज की गई थी। ठीक है, रूस में नवीन भूक्षेत्रों तथा संसाधनों की खोज एवं सर्वेक्षण का कार्य निरंतर चलता रहा। इस उद्देश्य से समय समय पर विदेशी भूवैज्ञानिकों तथा भूगोलवेत्ताओं को भी आमंत्रित किया जाता रहा। यानी वहाँ के जो सम्राट होते थे वे विदेश से भी जो विद्वान लोग होते थे उनको बुलाते थे। क्यों? ताकि नवीन भूक्षेत्रों की खोज हो और नवीन संसाधनों की खोज और सर्वेक्षण का कार्य निरंतर चलता रहे। ठीक है, उस समय जो वहाँ के सम्राट थे उनका नाम था सम्राट पीटर महान। इन्होंने अपने शासनकाल यानी कि 1682 से 1725 तक इनका शासनकाल रहा में पूर्व दिशा में राज्य विस्तार के उद्देश्य से उन क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए खोज अभियानों का प्रबंध किया था। इसके अंतर्गत अनेक खोजी दल रूस के उत्तर और पूर्वी भागों में भेजे गए और उनके द्वारा एकत्रित सूचनाओं का मानचित्र भी तैयार किया गया और जिसके लिए राष्ट्रीय कोष प्रबंध भी किया गया था। यानी कि ऐसा कोष तैयार किया गया कि वो नए नए क्षेत्रों की खोज की जाएगी, मानचित्रों को तैयार किया जाएगा, इसके लिए कोष तैयार किया गया था। इन सर्वेक्षणों का मुख्य उद्देश्य उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में स्थलाकृतिक स्वरूप का सही विवरण प्रस्तुत करना और वहाँ उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का पता लगाना था। ठीक है, रूसी विज्ञान अकादमी यानी रशियन एकेडमिक ऑफ साइंस ने 1758 में भौगोलिक अध्ययन के लिए एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, यह विश्व में भूगोल का प्रथम स्वतंत्र विभाग था जिसके संस्थापक अध्यक्ष लोमोनोसोव यानी MV लोमोनोसेव थे। यानी एक मतलब विश्व में जो भूगोल का प्रथम ऐसा विभाग जो खोज के लिए स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? लोमोनोसोव। ठीक है, विज्ञान अकादमी के संरक्षण में भूगोल विभाग के द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षणों तथा उनसे प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों के आधार पर मानचित्र निर्माण हेतु व्यापक व्यवस्था भी की गई थी। ठीक है,
समग्र विज्ञान के रूप में भूगोल के विकास के लिए 1845 में इम्पीरियल रूसी भौगोलिक समिति यानी इम्पीरियल रशियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना भी हुई। इस संस्था ने भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मानव शास्त्र और पुरातत्व विज्ञान को विकसित करने का कार्य भी किया था। ठीक है। रूसी क्रांति, दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि रूसी क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी। ठीक है। और जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 1789 में हुई थी। और भारत में जो पहली स्वतंत्रता क्रांति हुई थी वो 1857 में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो रूसी क्रांति 1917 के पश्चात अन्य सामाजिक आर्थिक पक्ष की भांति भौगोलिक चिंतन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। क्रांति का मतलब ही होता है बदलाव। क्रांति होने के बाद कुछ ना कुछ बदलाव होता ही है। साम्यवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप सामाजिक अध्ययन के सभी पक्षों पर मार्क्सवादी विचार का व्यापक प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, मार्क्सवादी विचारों के जनक कार्ल मार्क्स है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये चिंतन था क्या? मार्क्सवादी चिंतन का मूल आधार था कि सभी सामाजिक संबंध आर्थिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, यानी कि जो मार्क्सवादी चिंतन है वो आर्थिक व्यवस्था को ही महत्वपूर्ण मानता है। इनका मानना है कि मार्क्सवादी आर्थिक नियतिवाद अत्यंत प्रभावशाली बन गया और स्वतंत्र भौगोलिक चिंतन लगभग अवरुद्ध हो गया। ठीक है, जो दोस्तों मार्क्सवादी जो सिद्धांत होते हैं वो दो चीज़ों को मानते हैं। एक तरफ मानते हैं पूंजीपति जो जिनके पास बहुत पैसा है, और एक तरफ गरीब लोगों को मानते हैं। ठीक है, और वो मानते हैं कि गरीब और पूंजीपति के मध्य ही संघर्ष हमेशा होता रहता है। यही एक मार्क्सवादी विचार है। पूंजीवादी विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और साम्यवादी सोवियत रूस के मध्य वैचारिक आदान प्रदान में भाषा की भिन्नता भी एक बड़ी अवरोधक रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख रशियन भूगोलवेत्ताओं की। सोवियत रूस के भूगोलवेत्ताओं में लोमोनोशेव, पीटर क्रोपोत्किन, डोकुचाएव, बोइको, एन वारंस्की। ठीक है, और 6वें नंबर पर कोलोसोवस्की। 7वें नंबर पर हैं अकेडेमिशियन जेरासिमोव आदि के योगदान उल्लेखनीय। दोस्तों इनका क्रम आप याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भूगोलवेत्ता हैं उनका नाम है मिखाइल लोमोनोशोव। ठीक है, उनका चित्र यहाँ दिखाया गया है। चलिए इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लोमोनोशोव 1711 में इनका जन्म हुआ और 1765 में इनकी मृत्यु हुई, यानी ये 54 वर्ष तक जीवित रहे। प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने 18वीं शताब्दी में रूस में भूगोल की आधारशिला रखी थी। ठीक है, यानी कि रूस में भूगोल की शुरुआत किसने की? तो लोमोनोशोव ने ही की थी। लोमोनोशोव ने जर्मनी के मारबर्ग विश्वविद्यालय से 1736 और 1741 में के बीच भूविज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। मॉस्को, दोस्तों यहाँ पर बता दें कि रसिया की जो राजधानी है वो मॉस्को है। ठीक है, तो मॉस्को स्टेट विश्वविद्यालय की स्थापना 1755 में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्होंने 1758 में रूसी विज्ञान अकादमी के अंतर्गत भूगोल विभाग को स्थापित कराया और उसके संस्थापक अध्यक्ष के रूप में भूगोल के विकास में विशिष्ट योगदान भी किया। लोमोनोशोव ने रूस में भूगोल को एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया और 1763 में पृथ्वी का संस्थल यानी ऑन द स्टेटा ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक भी प्रकाशित की। दोस्तों ये पुस्तक आपको याद रखनी है, ऑन द स्टेटा ऑफ द अर्थ लोमोनोशोव की है, 1763 में इन्होंने लिखी। लोमोनोशोव प्रथम विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम आर्थिक भूगोल का नामकरण किया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। लोमोनोशोव ने मानवीय समस्याओं के निराकरण में भूगोल के व्यवहारिक महत्व तथा उपयोगिता पर प्रकाश डाला और भौगोलिक अध्ययन पर विशेष बल दिया। ठीक है, ये कथन दोस्तों आपको याद रखना है कि संभवतः वे विश्व के प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने बताया कि भूतल पर विद्यमान स्थल रूप पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियों की क्रियाओं का परिणाम होते हैं।
यानी कि कहीं भी आप अगर प्राकृतिक स्थल रूप कुछ दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका मतलब वो आंतरिक कारण हो सकता है और बाह्य कारण हो सकता है, या दोनों के प्रभाव से ही ये बनता है। ठीक है। उन्होंने आंतरिक शक्तियों में ताप और दाब को तथा बाह्य शक्तियों में अपक्षय और अपर्दन को प्रमुख कारक बताया था। ठीक है। उनके नाम पर ही देश के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार यानी लोमोनोसोव मेडल दिया जाता है, और मॉस्को स्टेट विश्वविद्यालय का नाम बदलकर लोमोनोसोव विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद अगला नाम है AI वोइकोव। ठीक है, इनका चित्र है, ये भी आप देख लीजिए। चलिए इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म 1842 में हुआ और मृत्यु 1916 में हुई। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा रूस में और उच्च शिक्षा जर्मनी के गाटिंगटन और हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। वे पहले सेंट पीटर्सबर्ग में भूगोल के प्राध्यापक थे, जो प्रोन्नत होकर यानी कि प्रमोशन होकर 1887 में प्रोफेसर बन गए थे। वोइको एक भौतिक भूगोलवेत्ता थे, जो मूलतः जलवायु विज्ञान के विशेषज्ञ भी थे। उन्होंने पृथ्वी की ऊष्मा संतुलन और जल संतुलन पर महत्वपूर्ण कार्य किया था। उन्होंने विश्व जलवायु पर एक पुस्तक भी लिखी थी। हिम विज्ञान में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, यानी कि ग्लेशियल साइंस में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने तुर्किस्तान, यूक्रेन और काला सागर के पूर्ववर्ती भाग पर क्रमशः कपास, गेहूं और चाय की फसलों पर जलवायु के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन भी किया था। ठीक है। वोइकोव ने बर्फ की गहराई मापने की विधि पर प्रकाश डाला और हिम विज्ञान यानी स्नो साइंस की आधारशिला भी रखी थी। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण, ये इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द अर्थ, जिसमें धरातलीय दशा एवं मानवीय क्रियाओं के मध्य संबंधों का विवरण है। वोइकोव ने जोर देकर कहा था कि सिंचन यानी सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करके अर्ध शुष्क भूमि की उत्पादकता में सफलतापूर्वक वृद्धि की जा सकती है। यानी कि अगर कोई क्षेत्र अर्ध शुष्क है या शुष्क है, तो वहाँ पर अगर सिंचाई की सुविधा कर दी जाए तो उसकी उत्पादकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस प्रकार उन्होंने स्टेपी प्रदेशों में अवनलिका अपर्दन यानी कि गली इरोजन के लिए अतिचारण को उत्तरदायी बताया था। दोस्तों, अपने इंडिया में जो चंबल का क्षेत्र है वो अवनालिका अपर्दन से बहुत प्रभावित है, यानी गली इरोजन से बहुत प्रभावित है। ठीक है। इसके बाद अगले भूगोलवेत्ता हैं आपके पीटर क्रोपोत्किन। इनका चित्र है ये दोस्तों, पीटर क्रोपोत्किन का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके कार्यों की। रूसी क्रांति के सक्रिय सदस्य पीटर क्रोपोत्किन का जन्म 1842 में हुआ और इनकी मृत्यु 1921 में हुई। इनका जन्म रूसी राजघराने में हुआ था। वे फ्रांसीसी विद्वान रेकलस के घनिष्ठ मित्र थे। दोस्तों, रेकलस के बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो पिछला नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उन्होंने यूरोपीय और साइबेरिया के भौतिक भूगोल पर महत्वपूर्ण कार्य किया था। 1872 से वे रूस के शासन व्यवस्था में परिवर्तन के उद्देश्य से अराजक गतिविधियों में भाग लेने लगे, जिसके कारण वे देश से निकाल दिए गए और फ्रांस भेज दिए गए। ठीक है, यानी उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया गया। देश निष्कासन की सज़ा से मुक्त होने पर वे 1886 में इंग्लैंड चले गए और रूसी क्रांति की सफलता यानी 1917 तक वहीं रहते हुए कूटनीतिक सहयोग करते रहे। जैसे अपने देश में सुभाष चंद्र बोस काम कर रहे थे, वैसे ही क्रोत भी कर रहे थे रूस के लिए। क्रोपोत्किन समाजवाद के पक्षधर थे और चाहते थे कि देशवासी आत्मनिर्भर हों और उन्हें में सहयोग और सहकारिता की भावना विकसित हो। दोस्तों, जो भी समाजवादी होते हैं वो समाज के विकास को ही हमेशा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो वो कैसे मानते हैं कि देश के लोग आत्मनिर्भर हों, उनमें सहयोग हो, आपस में सहकारिता हो, ये सब भावना उनके अंदर होनी चाहिए। वे डार्विन की प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के विरोधी थे और उन्होंने जैविक विकास और कृषि समाज दोनों में ही सहयोग तथा सहकारिता की भूमिका पर बल दिया था। उन्होंने
राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण का भी विरोध किया तथा इस बात पर बल दिया कि लघु आकार वाली आत्मनिर्भर सामाजिक इकाइयाँ अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अपेक्षाकृत अधिक सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ होती हैं। ठीक है, उनकी कुछ रचनाएं हैं दोस्तों, ये भी हम देख लेते हैं। भू आकृति अध्ययन 1893 में लिखी उन्होंने। खेत, कारखाना और कार्यशाला 1898 में। आपसी सहयोग, जैविक उत्पत्ति का एक तत्व 1902। राज्य और इसका ऐतिहासिक उत्तरदायित्व 1916। इसके बाद दोस्तों जो रूस के अगले भूगोलवेत्ता हैं वी डोकुचाएव। डोकुचाएव का जन्म 1846 में हुआ और इनकी मृत्यु 1903 में हुई। रूस में भूगोल के प्रथम प्रोफेसर थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि भूगोल के प्रथम प्रोफेसर कौन थे रूस में, तो डोकुचाएव थे, जिनकी नियुक्ति 1884 में सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में हुई थी। मृदा विज्ञान यानी कि सॉइल साइंस में पुरोगामी कार्य किया था इन्होंने। डोकुचाएव ने 1883 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनके शोध का विषय था रूस की चरनोजम मिट्टी यानी चरनोजम सॉइल ऑफ रसिया। दोस्तों जिस मिट्टी को हम अपने इंडिया में काली मिट्टी के नाम से जानते हैं यानी ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं, उसे विश्व स्तर पर चरनोजम मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डोकुचाएव का चित्र आप देख सकते हैं। उनके द्वारा निम्नलिखित 3 पुस्तकें प्रकाशित की गईं। कौन कौन सी थी? रूस की चरनोजम मिट्टी, रूस की वनस्पति, प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक मूल्यांकन यानी इकोनॉमिक अप्रेसल ऑफ नेचर रिसोर्सेस। ठीक है, डोकुचाएव मुख्यतः भौतिक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने मृदा विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रोग्रामी कार्य किया था। अपने शोध के निष्कर्ष के रूप में उन्होंने बताया था कि मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं में भिन्नता के कारण मृदाओं में कई परतें पाई जाती हैं जिनमें निकट से देखकर पहचाना जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो मृदा होती है आपकी उसमें कई सारी परतें पाई जाती हैं, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रक्रियाओं में भिन्नता होती है, निर्माण प्रक्रियाओं में। ठीक है, जलवायु के आधार पर मिट्टी की पेटियों का भी निर्धारण इन्होंने किया था। डोकुचाएव ने यूरोपीय रूस के मैदानी भाग की मिट्टियों का विस्तृत अध्ययन किया था और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला था कि प्रत्येक मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया प्रायः अलग अलग होती है। ठीक है, और वो आगे कहते हैं कि मिट्टी की रचना में मूल शैल, जलवायु, वनस्पति और जीव जंतु का मौलिक योगदान होता है। ठीक है, इसके बाद अगले रशियन भूगोलवेत्ता हैं निकोलाई वारांस्की। ठीक है, उनका ये चित्र है दोस्तों। इसके बाद इनके कार्यों को भी देख लेते हैं। 1881 में इनका जन्म हुआ और 1963 में इनकी मृत्यु हुई। को सोवियत रूस में आर्थिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। रूस व्यावसायिक भूगोल या आर्थिक भूगोल के लिए ही जाना जाता है और आर्थिक भूगोल का जनक रूस में किसे मानते हैं? वारांस्की को। ठीक है, रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी के समय तक वे महान क्रांतिकारी नेता के रूप में प्रतिष्ठापित हो चुके थे। वारांस्की लेनिन के घनिष्ठ मित्र थे और उत्कृष्ट सामाजिक विचारक भी थे। वे एक भूगोलवेत्ता के साथ साथ राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री भी थे। साम्यवादी सरकार की स्थापना के पश्चात 1921 में वारांस्की को स्वर्डलोवस्क कम्युनिस्टिक यूनिवर्सिटी में आर्थिक भूगोल का प्रोफेसर भी नियुक्त किया गया। साम्यवादी सरकार द्वारा 1923 में मॉस्को में स्थापित भूगोल के वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान को 1929 में 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, भौतिक भूगोल विभाग और आर्थिक भूगोल विभाग, और इन्हें आर्थिक भूगोल का प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वारांस्की के प्रयास से रूस के विश्वविद्यालय में आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में काम होने लगा। उन्होंने प्राकृतिक पर्यावरण को आर्थिक विकास की प्रमुख समस्या बताया है। अच्छा, इन्होंने पर्यावरण को आर्थिक विकास की समस्या बताया और आर्थिक प्रदेशों की पहचान के लिए आर्थिक भूगोल का प्रादेशिक विभागम भी प्रस्तुत किया। वारांस्की ने अपने लेख के माध्यम से श्रम को
भौगोलिक विभाजन को श्रम के भौगोलिक विभाजन को श्रम का सामाजिक विभाजन बताते हुए उसे ही आर्थिक भूगोल का आधार बताया। वे भौतिक और आर्थिक स्थितियों को अलग अलग मानते थे। उनके अनुसार भौतिक भूगोल अवस्थिति स्थिर प्रकृति की होती है, आर्थिक भूगोल अवस्थिति प्रकृति की गतिशील होती है। यानी जो भौतिक भूगोल है उसकी अवस्थिति कैसी होती है, स्थिर, और जो आर्थिक भूगोल है उसकी गतिशील होती है। उन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी, भूगोल की समस्या यानी कि प्रॉब्लम ऑफ ज्योग्राफी, सोवियत रूस का आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ USSR। ठीक है। इसके बाद अगले रूसियन भूगोलवेत्ता हैं D.N. अनुचिन, जिनका जन्म 1843 में हुआ और मृत्यु 1923 में हुई। उन्होंने जर्मनी के हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय से मानव शास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वे 1880 में मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में भूगोल और नृजाति विज्ञान यानी ज्योग्राफी एंड एथनोग्राफी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए थे, जहां उन्होंने 14 वर्ष तक कार्य किया। 1894 में उन्होंने भूगोल की वार्षिक पत्रिका एनल्स डी ज्योग्राफी का प्रकाशन आरंभ किया और आजीवन इसका संपादन भी करते रहे। 1919 में मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में भूगोल और मानव शास्त्र के पृथक पृथक विभाग भी स्थापित हुए। भूगोल विभाग के अध्यक्ष तो A. क्रोबर नियुक्त किए गए और मानव शास्त्र और नृजाति शास्त्र के प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर अनुचिन को नियुक्त किया गया। अनुचिन के अध्यापन तथा लेखन का दृष्टिकोण मानव केंद्रित था, यानी ये मानव को ही महत्वपूर्ण मानते थे। तो कहने का मतलब ये भी संभववादी ही थे। अगले रशियन भूगोलवेत्ता हैं दोस्तों अकादेमेशियन I.P. जेरासिमोव। ठीक है। 20वीं शताब्दी के प्रमुख रूसी भूगोलवेत्ता जेरासिमोव का जन्म 1905 में हुआ था और 1985 में इनकी मृत्यु हुई। दोस्तों आपको याद होगा 1905 में भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, बंगाल का विभाजन हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना। और उस समय जो लॉर्ड थे इंडिया में वो कौन थे, कर्जन थे। ठीक है। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उस समय लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है। तो भौगोलिक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान जेरासिमोव ने दिया। वे मूलतः मृदा विज्ञान के विशेषज्ञ थे। उन्होंने रूस में भूगोल को एक विज्ञान के रूप में विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया था। जेरासिमोव जी का चित्र है दोस्तों, ये भी देख सकते हैं आप। इनकी कुछ पुस्तकें हैं कि सोवियत भूगोल, उपलब्धियां एवं कार्य, रूस का भूत एवं भविष्य यानी पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ रसिया, सोवियत रचनात्मक भूगोल यानी सोवियत कंस्ट्रक्टिव ज्योग्राफी जो 1968 में लिखी थी। एक और पुस्तक है दोस्तों जो पूछी जाती है आपसे, भूगोल और परिस्थितिकी यानी ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी 1983 को लिखी थी इन्होंने। जेरासिमोव ने भूगोल को मानव केंद्रित विज्ञान के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी कि ये भी संभववादी थे। उनके अनुसार भूगोल का उद्देश्य मानव द्वारा किए जाने वाले संसाधनों के तार्किक उपयोग और प्राकृतिक पर्यावरण का स्वदेश संरक्षण तथा संवर्धन करना, जिससे मानव के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो और सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि वो मानते थे कि मानव को विवेकपूर्ण तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए ताकि उनमें गुणात्मक सुधार हो सके। ठीक है। उन्होंने जोर देकर कहा था कि मानव अपने अविवेकपूर्ण द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित करता है। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को बिना समझे कि हमें किसी चीज़ का कितना उपयोग करना है, अगर उसका लगातार ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रदूषण होगा ही होगा। ठीक है। उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण के जिन घटकों को अधिक महत्वपूर्ण माना वे इस प्रकार थे: खनन क्रिया से उत्पन्न प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्टों से उत्पन्न प्रदूषण, जलीय एवं जैविक प्रदूषण, मानव क्रिया जनित ऊष्मा का वायुमंडल में प्रवेश से उत्पन्न प्रदूषण। ठीक है।
जेरासिमेव ने आधुनिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण को पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण बताया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन तथा कृषि भूमि को प्राप्त करने के लिए किए गए निर्वनीकरण से पर्यावरण में उल्लेखनीय ह्रास हुआ है। यानी कि जो पर्यावरण की गुणवत्ता है उसमें ह्रास हुआ है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया गया है, कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वनों को काटा गया है। ठीक है, इन्हीं के प्रभाव से जलवायु परिवर्तन होने लगा है और जलवायु परिवर्तन से भूतल के विभिन्न भूचक्रों की संतुलित अवस्था में विकृति उत्पन्न हो गई है। यानी कि अनेक भूचक्र जो संतुलित अवस्था थी वो परिवर्तित हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने रूसी भूगोलवेत्ताओं पर बात की, रूस में क्या क्या काम हुए ये हमने बात की, जो प्रमुख भूगोलवेत्ता थे उनके द्वारा किए गए रसिया में कार्यों को हमने देखा। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य भूगोलवेत्ताओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।